धर्मा का महायुद्ध अनकही कथा भाग 2 साइंस फिक्शन स्टोरी अध्याय 30 बेस 4 पर कब्जा। एम्ब्रोस और वीवो विशेष ट्रक में बैठकर उस गुफा के पास आ गए जहां वो सर्प चिपकली अब भी भूख से व्याकुल थी। उनके पीछे अन्य ट्रकों में अनेक कैदी भी लाए गए थे। चीफ वार्डन और अन्य अधिकारी भी वहां उपस्थित थे। ये एक ऐतिहासिक रात थी, एक ऐसी रात जिसका साक्षी बनने के लिए सभी आतुर थे। अब वो सर्प चिपकली, जो कभी मात्र एक क्रूर जीव थी, वीवो के नेतृत्व में युद्ध के लिए तैयार थी। एम्ब्रोस ने वीवो को गले लगाया और फिर चीफ वार्डन तथा वीवो की ओर देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, अब से मैं इस सर्प चिपकली में ही वास करूंगा जब तक कि हम मजोलिन को हरा नहीं देते। उन दोनों के चेहरे पर विस्मय स्पष्ट था। उन्हें नहीं पता था कि एम्ब्रोस के पास कौन सी शक्ति थी, परंतु वीवो को धर्मा पहले ही बता चुका था कि वो अपनी आत्मा को इस सर्प चिपकली में प्रविष्ट कराएगा। ये कैसे संभव होगा, ये वीवो को ज्ञात नहीं था, लेकिन उस क्षण को देखने की उत्सुकता उसमें प्रबल थी। एम्ब्रोस ने विरल नाग क्रिस्टल अपने हाथ में लिया और गुफा की ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल में एक विचित्र निश्चितता थी जो वहां खड़े हर व्यक्ति को विस्मय से भर रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो मृत्यु के द्वार की ओर नहीं, बल्कि किसी पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए जा रहा हो। चारों ओर सन्नाटा छा गया। वीवो, चीफ वार्डन, अन्य अधिकारी और कैदी सभी अपने भीतर एक अजीब सा रोमांच अनुभव कर रहे थे। जैसे जैसे एम्ब्रोस आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे जय जयकार के स्वर उठने लगे। गुफा के सिरहाने पहुंचते ही एम्ब्रोस ने देखा कि सर्प चिपकली ने अपनी रक्त संचारित आंखें खोल ली थी। जैसे ही उसकी दृष्टि एम्ब्रोस पर पड़ी, एक क्रूरता से भरी स्मृति उसके भीतर जाग उठी कि ये व्यक्ति वही था जिसने पिछली बार उसकी भूख को छलपूर्वक टाला था। पर इस बार नहीं। गर्जना की एक प्रचंड ध्वनि पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। गुफा की दीवारें तक उस कंपन से थर्रा उठे। कैदियों के चेहरे भय और प्रत्याशा के मिश्रण से जकड़ गए थे। और फिर एक ही झपट्टे में सर्प चिपकली ने एम्ब्रोस को अपने मुंह में समेट लिया। परंतु ये कोई आम बलिदान नहीं था। एम्ब्रोस ने कोई विरोध नहीं किया, कोई युद्ध कौशल नहीं दिखाया। उसने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया था। धर्मा ने मन ही मन कहा, एम्ब्रोस, तुम्हारे इस शरीर ने अतीत में कई अपराध किए थे, ऐसे पाप जिनके लिए शायद कोई क्षमा नहीं है। लेकिन आज तुमने X-141 की आजादी के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। शायद यही तुम्हारे प्रायश्चित का मार्ग हो। सर्प चिपकली ने एम्ब्रोस के शरीर को अपने शक्तिशाली जबड़ों से चबा डाला, लेकिन विरल नाग क्रिस्टल के कारण उसके आंतरिक अंगों में एक अत्यंत सूक्ष्म अणु छिद्र बन गया। यही वो मार्ग था जिससे धर्मा की आत्मा उस सर्प चिपकली में प्रविष्ट हो गई थी। एम्ब्रोस का शरीर समाप्त हो चुका था, परंतु धर्मा अब एक नए स्वरूप में जन्म ले चुका था। वो सर्प चिपकली जो कभी केवल विनाश का प्रतीक थी, अब न्याय का एक नया अवतार बन गई थी। एक रचनाकार, एक विध्वंसक, वो विरलनाग का स्वामी अब वही सर्प चिपकली था, वही धर्मा था। एक भयंकर हुंकार गूंज उठी। सभी लोग स्तब्ध थे। सर्प चिपकली वीवो की ओर बढ़ी, जो अभी भी अपनी विशेष ट्रक में बैठी थी। जब विरलनाग की रचयिता सर्प चिपकली ने वीवो को देखा तो पुनः एक विकट गर्जना की। वीवो शायद समझ गई थी कि वो क्या कहना चाह रही थी। ये अब कोई साधारण जीव नहीं था, ये धर्मा था। वीवो ने विकर्ण रोधी सूट पहना हुआ था। वो ट्रक से उतरी और बिना किसी भय के आगे बढ़ी। जैसे ही वो सर्प चिपकली के समीप पहुंची, उसने उसे अपने विशाल मस्तक पर स्थान दे दिया, मानो समस्त ब्रह्मांड के समक्ष घोषणा कर रही हो कि वीवो ही अब इस युद्ध की नेता है। युद्ध की ज्वाला
प्रज्वलित हो चुकी थी। वीवो ने पूरे जोश से उद्घोष किया, धर्मा, सन ऑफ गॉड के नाम पर हम मजोलिन का अंत करने के लिए तैयार हैं। चीफ वार्डन, अन्य अधिकारी और समस्त कैदी एक साथ गरज उठे, हाँ, हम सब बिल्कुल तैयार हैं। उनके जीवन में कोई सुख नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन वीवो की इस छवि, एक सर्प चिपकली के शीर्ष पर खड़ी उनकी नायिका ने उन्हें जीवन का एक लक्ष्य दे दिया था। उनके जीने मरने का अब केवल एक ही अर्थ था, वीवो के नेतृत्व में जनरल मजोलिन को परास्त करना। वीवो ने एक अंतिम हुंकार भरी, आज रात हमारा पहला हमला होगा बेस 4 पर। आज हम स्ट्रेंज सी पर कब्जा कर लेंगे। वो जल अब रार के लोगों के लिए मुक्त होगा। वीवो की इस घोषणा के साथ ही पूरा समूह उन्माद में भर गया। वो अपने अपने विशेष ट्रकों में बैठकर युद्ध का उद्घोष करने लगे। कूच करो, वीवो ने सर्प चिपकली के ऊपर से आदेश दिया। सर्प चिपकली तेजी से आगे लहराने लगी। उसके पीछे पीछे कैदियों और अधिकारियों के ट्रक भी चल पड़े। आज रात बेस 4 पर विजय निश्चित थी। ये दृश्य X141 ग्रह की कल्पना से परे था। एक ऐसा क्षण जिसने इस ग्रह की नियति को सदा के लिए बदल देने की ठानी थी। शायद धर्मा को दूसरी दुनिया से लाए जाने का यही कारण था। वो जो कर रहा था, वो उसके अलावा कोई और कर भी नहीं सकता था। प्रोफेसर बोरो ने धर्मा को अपनी साजिशों के लिए सन ऑफ गॉड बनाया था। शायद मात्र एक मोहरा, एक प्रयोग। परंतु जैसा कि 7 आयामी ईथर सोना ने धर्मा को बताया था, वही सत्य अब मूर्त रूप ले रहा था। धर्मा के भीतर कुछ ऐसा था जो पूरे फ्रान गैलेक्सी की जड़ों को हिला देने की क्षमता रखता था। आज X141 ग्रह ये देखेगा कि पृथ्वी पर पला बढ़ा एक साधारण मानव क्या कुछ कर सकता है। धर्मा ने कभी झूठ नहीं बोला। उसने स्वयं को हमेशा वही दिखाया जो वो था, एक साधारण परंतु अडिग मनुष्य। बेस 4 की रात। बेस 4 के अजय सैनिक गहरी नींद में थे, बेफिक्र और निश्चिंत। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन पर कोई हमला हो सकता है। जैसे हर रात इस आखिरी पहर में भी वे बेखौफ सो रहे थे। हालांकि एक चौकी पर 2 सैनिक जाग रहे थे। उनका ध्यान अपने कृत्य में लिप्त था। कुछ रार महिलाओं को कैद कर उन्होंने उन्हें अपनी वासनाओं का शिकार बना रखा था। वे मदिरा के नशे में चूर नग्न स्त्रियों पर अपनी दुष्ट इच्छाएं थोप रहे थे। तभी एक तीव्र गर्जना ने उनकी तंद्रा तोड़ी। मेरा वाहन भूखा है और तुम दोनों को इस कुकृत्य का दंड वही देगा। ये वीवो की गरजती हुई आवाज थी। सैनिक ठिठक गए। उनके सामने अप्सरा से सुंदर वीवो खड़ी थी। उनकी वासनाओं को जैसे नया केंद्र मिल गया था। लेकिन इससे पहले कि वे उसकी ओर बढ़ पाते, उनके सामने मौत आ खड़ी हुई। भूख से विक्षिप्त दैत्यकार सर्प धर्मा। सैनिकों ने अभी अपनी मिलिट्री आर्मर की ओर हाथ भी नहीं बढ़ाया था कि धर्मा ने अपनी लपलपाती जीप निकाली और पलक झपकते ही उन्हें अपने विशाल जबड़ों में समा लिया। एक पल में वो सब उसका भोजन बन चुके थे। हड्डियों के चरमराने की आवाज गूंज उठी। धर्मा का पेट थोड़ा शांत हुआ। राड स्त्रियां ये दृश्य देखकर भयभीत हो उठी। उनके लिए दानव अविश्वसनीय था। और ये स्त्री कौन थी जो इस राक्षस के साथ आई थी? डरो मत, वीवो ने शांत स्वर में कहा। मैं वीवो हूं। मैं रार को जनरल मजोलिन के क्रूर बंधन से मुक्त करूंगी। स्त्रियां फूट फूट कर रो पड़ी। उनमें से एक ने सिसकते हुए कहा, हमारे परिवारों को 1 वर्ष के पानी के बदले इन दुष्ट सैनिकों के हवाले कर दिया जाता था।
वीवो ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। अब से ये सब खत्म। स्ट्रेन सी का पानी सभी के लिए होगा, उसने आश्वासन दिया। वीवो ने उन्हें उनके कपड़े लौटाए और सम्मान सहित वहां से विदा किया। इस बीच चीफ वार्डन, अन्य वार्डन और कुछ कैदी भी चौकी पर आ पहुंचे। उन्हें मृत सैनिकों के आर्मर सूट पहन लिए। अब उनके पास वही कवच था जो अजय सैनिकों को अजय बनाता था। वीवो ने हवा में छलांग लगाई और धर्मा के विशाल सर्पाकार शरीर पर जा बैठी। उसने देखा, ऐसी कई चौकियां थी। धर्मा, अब इन्हें खत्म करो, उसने कहा। क्षण भर में धर्मा ने बेस 4 की कई चौकियों पर हमला कर दिया। सैकड़ों अजय सैनिक सोते सोते ही सर्प चिपकली के पेट में समा गए। धर्मा के लिए ये दावत थी। एक्स केज के कैदियों ने मारे गए लापरवाह सैनिक, जो कवच और हथियारों को दूर रखकर सोते सोते मारे गए थे, उनके वो कवच और हथियार पहन लिए थे। अब युद्ध का बिगुल बज चुका था। बेस 4 में ज्यादा सैनिक नहीं थे, और जो थे वो इस विरलनाग की रचयिता सर्प राक्षस को देखकर ही कांप उठे। युद्ध का पलड़ा वीवो की ओर झुकने लगा। धर्मा ने वीवो को अपने मुंह में दबा लिया ताकि गलती से कोई सैनिक उसे नुकसान ना पहुंचा दे। धर्मा पर किसी भी प्रहार का असर नहीं हो रहा था। वो अपने दानवीर रूप में अजय सैनिकों को मौत के घाट उतारता जा रहा था। कुछ कैदी मारे गए, लेकिन अधिकतर सैनिक धर्मा के भय और आकस्मिक हमले के कारण समर्पण करने में असमर्थ थे। वे लोग पलायन करने लगे। सुबह होते होते बेस 4 और स्ट्रेन सी पर अजय सैनिकों की बजाय एक्स केज के योद्धाओं का कब्जा हो चुका था। वीवो की सेना ने इतिहास बदल दिया था। धर्मा ने वीवो को अपने मुंह से बाहर निकाला और उसकी नजर अपने विशाल पूंछ की ओर ले जाने का संकेत दिया। वीवो ने पीछे देखा तो विरल नाग के अनेकों क्रिस्टल चमक रहे थे। धर्मा के लिए ये दावत कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गई थी। समझ गई, वीवो मुस्कुराई। उसने तुरंत ही विरल नाग के सभी क्रिस्टल एकत्रित कर लिए। धर्मा जानता था कि मजोलिन से लड़ने के लिए वीवो को विरल नाग की ढाल की जरूरत होगी। ये रात एक नई सुबह लेकर आई थी। अब एक्स केज के पास युद्ध करने के लिए अजय सैनिकों के कवच थे। वीवो के पास पर्याप्त विरल नाग था। धर्मा, वीवो, चीफ वार्डन और कई कैदी अब वापस एक्स केज की ओर लौट रहे थे। वहां उन्हें अपनी अगली योजना बनानी थी। बेस 4 पर अब एक्स केज के एक वार्डन जुपिटर का शासन था। वीवो ने उसे वहां की जिम्मेदारी सौंपी थी, और कई कैदियों को, जो अब अजय सैनिकों के आर्मर और उन्नत हथियारों से लैस थे, बेस 4 की सुरक्षा और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए वही तैनात किया गया था। उन्हें न केवल बेस पर कब्जा बनाए रखना था, बल्कि किसी भी संभावित हमले या मजोलिन की पलटवार योजना के खिलाफ सतर्क रहना था। इन कैदियों को अब साधारण बंदी नहीं, बल्कि एक संगठित और सशस्त्र शक्ति का हिस्सा माना जा सकता था, जो स्वतंत्रता के लिए अपने नए संघर्ष की रक्षा कर रहे थे। बाकी सैनिकों के साथ वीवो एक्स केज लौट आई। वहां उसे न केवल विरल नाग से बना अभेद्य कवच तैयार करना था, बल्कि मजोलिन के खिलाफ अगली रणनीति भी बनानी थी। युद्ध की पहली चोट वीवो ने मजोलिन को दे दी थी। स्ट्रेन सी और बेस 4 को छीनकर उसने ये जता दिया था कि ये युद्ध घातक होने वाला है। मजोलिन के शिविर तक उसके सिपाहियों ने बेस 4 पर हुए हमले की खबर पहुंचा दी थी। जैसे ये समाचार मजोलिन के कानों तक पहुंचा, उसके भीतर उग्र क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वो अपराजय अजय सैनिक, जिन पर उसकी सेना की रीढ़ टिकी थी, अब कायरो की तरह अपने ही बेस को छोड़कर भाग खड़े हुए थे। ये अस्वीकार्य था। जो अजय सैनिक किसी तरह अपनी जान बचाकर उसके समक्ष उपस्थित हुए, उन्हें उम्मीद थी कि वे अपनी सफाई देकर दंड से बच सकते हैं, लेकिन मजोलिन के लिए उनकी असफलता से बड़ा कोई अपराध नहीं था। मजोलिन ने अपनी चमकती लाल आंखों से उन भगोड़े सैनिकों को देखा और बिना एक शब्द कहे अपने हाथ को हल्का सा उठाया। पल भर में ही
उनकी चीखों से पूरा कक्ष गूंज उठा। उसकी क्रूर शक्ति ने उन्हें वहीं भस्म कर दिया था। उनका अस्तित्व पल भर में धुएं में बदल गया। मजोलिन के लिए कायरता से बड़ी कोई गद्दारी नहीं थी, और ऐसे बगुड़ों के लिए उसकी सेना में कोई जगह नहीं थी। लेकिन असली प्रश्न ये था कि ये हमला हुआ कैसे? वीवो? मजोलिन के मस्तिष्क में ये नाम गूंज उठा। क्या ये सब उसी की साजिश थी? क्या एम्ब्रोस तो महज एक बहाना था? क्या वीवो का असली उद्देश्य उससे व्यक्तिगत बदला लेना था? लेकिन सबसे अधिक जो बात उसे विचलित कर रही थी वो थी सर्प चिपकली। मजोलिन मन ही मन सोच रहा था कि वीवो को एक्स केज के बारे में इतनी गहराई से सब कुछ कैसे पता चल गया। वो इस जेल की सच्चाई जानने क्यों आई थी, और सबसे अहम, उसने उस दैत्यकार सर्प चिपकली को अपने नियंत्रण में कैसे कर लिया। वो प्राणी जो स्वयं ही एक विनाशकारी शक्ति था, अब वीवो का आदेश मानने को कैसे बाध्य हो गया था। मजोलिन को अब लगने लगा कि ये कोई साधारण विद्रोह नहीं था, ये एक षड्यंत्र था, एक ऐसा खेल जिसमें वीवो ने उसकी योजनाओं को तहस नहस करने की ठान ली थी। ये विचार ही उसे विचलित करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, ये युद्ध अब व्यक्तिगत हो चुका था। जनक 290 में स्थित धर्मा का शरीर इन सभी घटनाओं को तत्काल अनुभव कर रहा था। उसकी चेतना किसी भी साधारण मानव से कहीं अधिक उन्नत थी, और उसका अस्तित्व स्वयं क्वांटम एंटेंगलमेंट के नियमों से बंधा हुआ था। उसकी दो शक्तिशाली ऊर्जाएं, एक सर्प चिपकली के रूप में X141 ग्रह पर, और दूसरी मानव रूप में जनक 290 में, हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहती थी। अब समय आ गया था। धर्मा ने अपने शरीर को X141 पर बुलाने का निश्चय कर लिया था। जनक 290 को धर्मा का आदेश प्राप्त हुआ, और वो बेहद तेजी के साथ X141 ग्रह की तरफ बढ़ चला। उसे जल्द से जल्द X141 ग्रह पर एक्स केज के पास लैंड होना था। इंजन गरज उठे, आकाश में ऊर्जा की लपटें उठी, और जनक 290 पूरी शक्ति के साथ X141 के एक्स केज की ओर बढ़ चला। उधर सर्प चिपकली के रूप में धर्मा अपने अंधकार में गुफा आवास में गहन विश्राम की अवस्था में था। उसने उस रात इतना अधिक और विलासपूर्ण भोजन किया था कि उसका विशालकाय शरीर भारी लगने लगा था। लेकिन उसके भीतर ऊर्जा का एक भंवर घूम रहा था, एक ऐसा प्रभाव जो उसे अगले युद्ध के लिए तैयार कर रहा था। कुछ ही क्षणों में जनक 290 ने X141 के वायुमंडल को भेद दिया और एक्स केज के निकट उतर गया। वीवो को शायद एहसास हो गया था कि अब धर्मा उससे मिलने आने वाला था। उसे नहीं पता था कि धर्मा ये सब कैसे कर पा रहा था, परंतु धर्मा ने वीवो को अपना पूरा प्लान बता दिया था। धर्मा को पता था कि वीवो को अब धर्मा के दूसरे शरीर की जरूरत भी पड़ेगी। जनक 290 के एक्स केज के पास लैंड करते ही उसके विशाल द्वार एक गहरी गूंजती ध्वनि के साथ खुले। धातु की प्लेटों के बीच से उठती भाप हवा में घुल गई, और जहाज का भीतर का चमकता हुआ नारंगी प्रकाश अंधकारमय X141 की धरती पर फैल गया। वीवो एक क्षण के लिए भी नहीं रुकी। जैसे ही द्वार खुले, उसने पूरी शक्ति से उड़ान भरी। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि उसके पीछे की धूल और हवा झंझावत की तरह हिल उठी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, एक अनजानी, अपरिभाषित उत्तेजना से भरा हुआ। उसे तुरंत धर्मा से मिलना था। उसका सांसों से भरा हुआ शरीर झटके से जनक 290 के भीतर प्रविष्ट हुआ। अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था, शांत लेकिन ऊर्जा से भरा हुआ। चमकते संकेतक और नियंत्रण पैनल धीरे धीरे धड़क रहे थे, जैसे किसी जीवित मशीन का हृदय स्पंदन हो।
और वहां धातु की ठंडी रोशनी के बीच खड़ा था धर्मा, वही धर्मा जिसे वो खोज रही थी। वीवो के भीतर एक विस्फोट हुआ, भावनाओं का, विचारों का और एक अजीब सी राहत का। उसके होठों से कोई शब्द नहीं निकला, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थी, धर्मा। और अगले ही पल, बिना किसी संकोच के, उसने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। तुम सच में सन ऑफ गॉड हो, उसने बेहद कोमल स्वर में कहा। लेकिन धर्मा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी आंखें स्थिर थी, उसकी अभिव्यक्ति शांत और निर्विकार। उसकी आंतरिक चेतना पहले से ही युद्ध की योजनाएं बना रही थी। अपना विरल नाक ले आओ, हमें जनक 290 में तुम्हारे लिए एक ऐसा आर्मर बनाना होगा जो अभेद्य हो, धर्मा ने दृढ़ स्वर में कहा। वीवो ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। फिर बिना किसी चेतावनी के उसने धर्मा को फिर से कसकर गले लगा लिया। इस बार उसका आलिंगन मात्र सम्मान का नहीं था, ये किसी और गहरी भावना से भरा था। शायद ये प्रेम था। धर्मा का व्यक्तित्व कुछ ऐसा था, वो जिसे भी छूता उसे अपने प्रभाव में बांध लेता था। उसकी उपस्थिति में रहना किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में आने जैसा था। जनक 290 पर वीवो पहली बार उससे मिली थी, लेकिन इस बार इस मिलन ने उसे धर्मा के प्रति सच्चे प्रेम में डाल दिया था।